बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद अहसन अवैसी और आज हम इंशाअल्लाह ADFIA का बैच नंबर 4 2019 मैथ का पोर्शन करेंगे। मैथ के हवाले से हमारा पहला क्वेश्चन है, द डेली वेजेस इज़ इंक्रीज बाय 25% एंड अ पर्सन नाउ गेट्स ₹25 पर डे। What was his daily wages before the increase? कोई एक आदमी है, उसकी डेली वेजेस जो है पहले थी x, यानी कि 100% थी। ठीक है, 100% ऑफ x थी, उसमें 25% बढ़ गई है। 25% ऑफ x बढ़ गई है। ठीक है, पहले 100% x थी, अब 25% बढ़ गई है। तो अब कुल मिला के उसकी बन गई है ₹25 पर डे। वो कहता है स्टार्ट में कितनी थी वो, जो यानी कि जो 100% एक्स वाली जो एक्स अमाउंट है वो हम देखते हैं वो कितनी बनती है जो स्टार्ट वाली अमाउंट थी। तो देख लेते हैं 100% और 25% कितना बनता है, 125% ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 25। परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम नीचे 100 लगाते हैं, ये बन गया हमारे पास 125/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 25। एक्स की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू ये 25, ये वाला वैसे का वैसे, ये वाला 125/100 है, इस तरफ आकर रेसिप्रोकल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 25 1 25, 25 5 100, 5 1 5, 5 20 100। तो 20 हमारा फाइनल आंसर है। इसकी डेली वेजेस पहले ₹20 थी, फिर इसके अंदर 25 इंक्रीज़ हुआ, 25% इंक्रीज़ हुआ, तो अब ₹25 पर डे बन गई है। A student has to secure 15% marks to get through. If he gets 80 marks and fails by 70 marks, find the maximum marks set for the examination. कोई एक एग्ज़ाम है जिसमें 15% नंबर लेने वाला पास होगा। एक बच्चा है, उसके 80 नंबर आए। पहले वो परसेंटेज के हिसाब से बता रहा है, 15% नंबर होंगे तो बच्चा पास हो जाएगा। अब जो बच्चे के नंबर आए हैं वो 80 नंबर आए हैं, एंड फेल्स बाय 70 मार्क्स, 70 नंबर से वो फेल हो गया। मतलब ये है कि मज़ीद अगर उसके 70 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन पास होने वाले मार्क्स से उसके 70 नंबर कम थे। ठीक है, तो 80 और 70, अगर 70 नंबर मज़ीद आ जाते तब उसके 15% पूरे हो जाते और इस तरह वो पास हो जाता, लेकिन वो उसके 70 वाले नंबर नहीं आए, सिर्फ 80 नंबर आए। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि 80 उसके अपने नंबर हैं, 70 मज़ीद अगर उसको मिल जाते तो कुल मिला के उसके 15% नंबर बन जाते। किस चीज़ के 15%, टोटल मार्क्स का 15% बन जाते। अब वो पूछ रहा है हमसे फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स आप पता करें। टोटल मार्क्स का 15% हमारे पास किस तरह बनता है, जो उसने ऑब्टेन किए और जितने नंबर से फेल हुआ ये बनता है 15%। तो बनता है ये हमारे पास 150 इज इक्वल टू 15% है ना, तो ये बनेगा 15/100। ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई बाय 100/15। 15 1 15, 15 10 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ 1000। t की वैल्यू क्या आ गई, 1000। तो टोटल हमारे पास 100 मार्क्स बन गए। For a rectangle, the length and the breadth are increased by 10% and 20% respectively. The percentage increase in the area is. कोई एक रेक्टेंगल है जिसका पहले एरिया कुछ भी था, अब चेंज हुआ है, उसके अंदर चेंजेस आए हैं। क्या, उसकी लेंथ 10% बढ़ गई है, उसकी ब्रेड्थ जो है वो 20% बढ़ गई है। अब वो कहता है उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ा है, ये हम निकालते हैं। अब देखिए स्टार्ट में उसका एरिया कितना था, पहले हम अगर कहें उसका पहला एरिया A1, उसकी वैल्यू क्या थी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, LB आ गया ना। अब जो है उसकी जो दूसरा एरिया है ना, बाद में हम उसका एरिया निकाल रहे हैं चेंजेस के बाद, वो उसको मैं कहूँगा A2। ठीक है, ये कैसे आया हमारे पास, दूसरा एरिया क्या बना, लेंथ उसकी बढ़ गई है 10%। अब पहले उसकी लेंथ थी 100%, अब 10% बढ़ी है तो 110% हमारे पास लेंथ बन गई। ठीक है, अब उसकी जो ब्रेड थी वो कितनी बन गई है, पहले उसकी B थी, अब उसकी ब्रेड जो है 20% बढ़ गई है, तो मतलब ये टोटल बन गई 120% ऑफ B। ओके, तो L मल्टीप्लाई बाय B, ये तो LB बन जाएगा, और इसका 110 मल्टीप्लाई बाय 100 + 120 है, इस तरह है। तो ये सॉरी, जो A2 है ना दूसरा एरिया,
ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये वाली ब्रेड्थ, अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू चेंज हुई है। बहरहाल हम क्या करेंगे, 110 मल्टीप्लाई बाय 120, और ये परसेंटेज में है ना, तो नीचे दोनों के 100 भी आएगा, ठीक है। 110/100 मल्टीप्लाई बाय 120/100। अब ये 100 की एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल होगी, ये वाली एक जीरो के साथ ये वाली जीरो कैंसिल होगी। 11 मल्टीप्लाई बाय 12, अब आंसर इज आता है 132। साथ में LB भी है पड़ा, 132/100 हो गया। अब जो नीचे होता है 100, इसको आपको पता ही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ये बन जाएगा 132% LB क्या है, LB हमारे पास पहला एरिया था, ठीक है। तो मैं LB की जगह पे लिख देता हूँ A1। अब पहले एरिया से 32% बढ़कर 132% बन चुका है टोटल एरिया जो दूसरा है। पूछा गया उसने कहा है कि एरिया में इंक्रीज़ कितना आया, ज़ाहिर है 32% इंक्रीज़ आया तो 132% बना ना, तो 32% इज़ आवर राइट आंसर। A number is increased by 10% then reduced by 10%. After this operation the number, कोई एक नंबर है, फ़र्ज़ करें हम उसको 100 समझ लेते हैं, वो 10% बढ़ गया, मतलब कितना बन जाएगा 100 में इसका 10%। 100 का 10% क्या होता है, किसी भी नंबर का आपने 10% निकालना हो तो उसका एक ज़ीरो उड़ा दें, ये उसका 10% बनता है। किसी भी नंबर का आपने 1% निकालना हो, उसके 2 ज़ीरो उड़ा दें, ये उसका 1% बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका कहूँ कि 600 है, 600 का 10% क्या बनेगा 60, 600 का 1% क्या बनेगा 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 100, वो कह रहा है 100 किया 10% इंक्रीज़ कर दें, तो 100 का 10% क्या बनेगा 10, तो इसमें हम 10 को प्लस कर दिया, तो अब ये बन गया हमारे पास 110, ठीक है। अब आगे वो कहता है कि इसको दोबारा से 10% डिक्रीज़ कर दिया। अब यही जो हमारे पास 110 है, इसका 10% डिक्रीज़ करते हैं, इसमें से इसका 10% निकालते हैं। अब 100 का 10% तो 10 था, 110 जो है इसका 10% क्या बनेगा, ये देखिए मैंने ज़ीरो उड़ाई तो इसका 10% क्या बन गया 11। तो 110 में से अगर हम 11 यानी कि इसका 10% निकाल दें तो कितना बनता है हमारे पास 99। तो ओवरऑल हमारे पास अब 99 बन गया। स्टार्ट में हमारे पास नंबर कितना था 100, अब कितना रह गया 99। तो ओवरऑल ये नंबर हमारे पास 1% कम हो चुका है, डिक्रीज बाय 1%। बी इज़ द राइट आंसर। 5% ऑफ 25% ऑफ ₹1600, ये हमसे वो पूछ रहा है। 5% है तो मैं इसको लिख देता हूँ 5/100, ऑफ 25% है तो मैं लिख देता हूँ 25/100, ऑफ 1600 है, इसके दो ज़ीरो के साथ दो ज़ीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और ये हमारे पास आएगा 25 1 25 होता है, 25 4 100, 4 1 4, 4 4 16, 4 multiplied by 5 is 20, which is the right answer. A train is running at 36 km per hour. If it crosses a pole in 25 seconds, find its length. कोई एक ट्रेन है, उसकी जो स्पीड वो है 36 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है 25 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक जगह को उसने एक पोल को 25 सेकंड्स में क्रॉस कर लिया, मतलब टोटल ट्रेन की जितनी भी लेंथ थी, जितना भी उसका डिस्टेंस था उस ट्रेन की लेंथ का, उसने पूरे पोल को 25 सेकंड्स में क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये है कि ट्रेन की लेंथ जितना डिस्टेंस इसी स्पीड में कवर करने के लिए 25 सेकंड लगे हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है बताएं वो उस ट्रेन की लेंथ कितनी है। जब भी ट्रेन के हवाले से पोल वगैरह या किसी पर्सन को क्रॉस करने का या पोल को क्रॉस करने का क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पे हम सिर्फ ट्रेन की लेंथ को ही डिस्टेंस की वैल्यू पे पुट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, इस फार्मूले में डिस्टेंस वाली जगह पे हम सिर्फ ट्रेन की लेंथ को एंटर करते हैं। लेकिन जब ट्रेन के साथ स्टेशन या ट्रेन के साथ किसी और ट्रेन की बात आ जाए, वहाँ पे हम डिस्टेंस वाली जगह पे दोनों ट्रेन्स की लेंथ को या ट्रेन और स्टेशन की लेंथ को प्लस करके ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ को प्लस करके हम डिस्टेंस वाली जगह पे पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पोल की बात हुई या पोल या पर्सन की बात हो तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ को ही हम डिस्टेंस वाली जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। हम क्या करते हैं, पहले इसका जो उसने टाइम हमें बताया 25 सेकंड्स बताया, वो टाइम सेकंड्स में है। यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर्स में है।
और जो हमारे ऑप्शंस हैं वो देखिए मीटर्स में हैं, तो मतलब ये वाला किलोमीटर मीटर में होना चाहिए, ये वाला जो आवर है ये हमारे पास सेकंड्स में होना चाहिए। तो किलोमीटर और आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 36 है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, घंटे को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें आपके सामने ही है, 2 जीरो के साथ 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाते हैं, 36 के साथ ये 36 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के हमारे पास 10 बच जाएगा। स्पीड इसकी हो गई 10। ठीक है, मैंने लिख दिया 10। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस क्या है वो हमने पता करना है, टाइम कितना है उसने खुद ही बताया, 25 सेकेंड्स है हमारे पास। 25 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 250। ये ट्रेन का डिस्टेंस है, यानी कि ट्रेन की टोटल लेंथ। P and Q together can do a work in 18 days. P alone can do the same work in 27 days. In how many days can Q alone do the same work? P और Q दोनों अगर मिलकर काम करें तो एक काम को 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं। P अकेला करे तो उसी काम को करने में उसको 27 दिन लग जाते हैं, क्योंकि P अकेला, वो कह रहा है P Q जो Q है वो अगर अकेला काम करे तो कितने दिन लग जाएंगे, ये हम देखते हैं। अब देखें, P और Q अगर मिलकर काम करें तो 18 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। P और Q एक दिन में पूरे काम का कितना हिस्सा करेंगे, ज़ाहिर है 18वां हिस्सा करेंगे। एक दिन का काम P और Q का मिलाकर एक दिन का काम कितना बनेगा, पूरे काम का 18वां हिस्सा, 1/18। इसी तरह वो कह रहा है P अगर अकेला काम करे तो 27 दिन में काम को पूरा करेगा, तो मतलब P का अकेला एक दिन का काम कितना बनेगा, पूरे काम का 27वां हिस्सा, 1/27। ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। P और Q का मिलकर एक काम का पूरे काम का कितना हिस्सा एक दिन में करेंगे, 18वां हिस्सा, और जो P है पूरे काम का कितना हिस्सा एक दिन में करेगा, 27वां हिस्सा। हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ Q की, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं। P प्लस Q में से जब P माइनस कर देंगे सिर्फ Q की वैल्यू रह जाएगी, तो P प्लस Q माइनस P, और राइट साइड को राइट साइड में से माइनस कर देंगे, 1/18 माइनस 1/27। इन दोनों का एलसीएम आता है 54। ठीक है, ऊपर आता है हमारे पास 3 माइनस 2, फाइनल आंसर आता है हमारे पास 1/54। ये आ गए हमारे पास, P से P कैंसिल हो गया, Q की वैल्यू आ गई। Q एक दिन के अंदर पूरे काम का 1/54 पार्ट करेगा, 54वां हिस्सा करेगा। अगर एक काम को अगर Q नहीं पूरा करना है तो जाहिर है उसको 54 दिन लग जाएंगे, 54 days इज द राइट आंसर। इफ़ 24 men can finish a work in 10 days, then find the number of days required to complete the same work by 30 men. दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक मैन और एक डेज वाला। 24 आदमी हों तो इस एक काम को पूरा करने में 10 दिन लगा देते हैं। आगे वो कह रहा है अगर 30 आदमी हों तो उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, मैं उसको x कह देता हूँ। आपको पता ही है x वाली वैल्यू का एरो हमेशा अपवर्ड जाता है। दूसरी वैल्यू को हम देखते हैं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो उसका एरो अपवर्ड जाएगा वरना डाउनवर्ड जाएगा। ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिनों में काम पूरा हो जाएगा, कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिनों में काम पूरा होगा। या फिर यूँ देख लें, ज़्यादा दिन होंगे तो कम आदमी की ज़रूरत पड़ेंगे, कम दिन होंगे काम करने के लिए तो ज़्यादा आदमी ज़रूरत पड़ेंगे। तो मतलब रिलेशन इन दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए दूसरा एरो डाउनवर्ड आएगा। तो मैं इसको सीधा करता हूँ, क्या करेंगे हम, x/10 इज इक्वल टू, ये वाला बन जाएगा हमारे पास 24/30। तो ये 10 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाती है, 3 1s are 3, 3 8s are 24। 8 is our final answer. The sum of 4 consecutive integers is 1290. The greatest of them is, 4 consecutive integers हैं, मतलब नंबर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर्स, ठीक है। 4 कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। 4 नंबर्स हैं, एक नंबर को अगर मैं x कह दूं, पहला वाला अगर x है तो क्योंकि कंसेक्टिव हैं तो अगला होगा x+1, उससे अगला होगा मज़ीद 1 प्लस कर दें x+2, उससे अगला होगा मज़ीद 1 प्लस कर दें x+3। ये हमारे 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4, और इन सबको वो कहता है अगर प्लस कर दें तो टोटल जो हमारे पास बनता है 1290, ये उसने कहा। अब वो कहता है सबसे बड़ा वाला जो नंबर है ना x+3, ये वाला, इसकी वैल्यू निकालें। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। x + x + x + x, ये बन गया हमारे पास 4x +1 + 2 + 3 = 6 = 1290।
6 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1284 और 4 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 1284 है डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 321। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। x क्या था हमारे पास, ये वाला नंबर था। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, वो कह रहा है लार्जेस्ट नंबर, इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है ना वो वाला निकालिए, यानी कि x + 3 की वैल्यू 321 है। इसमें 3 प्लस कर दें तो 324 बनता है। यही हमारा राइट आंसर। The sum of two numbers is 36 and their product is 248. What will be the sum of their reciprocals? अब दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक नंबर को हम कह लें x, एक नंबर को हम कह लें y। वो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 36। एक x है हमारे पास, दूसरा हमारे पास y है, दोनों को प्लस करें तो 36 आता है। अगली स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि उनका जो रेसिप्रोकल है ना एंड देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट जो है वो हमें बता रहा है x को y से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू हमें बता रहा है 248। आगे वो ये कह रहा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि x का भी रेसिप्रोकल 1/x और y का भी रेसिप्रोकल 1/y, इनको प्लस कर दें तो बताएं इसका आंसर क्या बनेगा। ये हम पता करते हैं। हमें सीधे उसने दे दिया, उल्टे करके वो पूछ रहा है इनको प्लस करें तो क्या आंसर बनेगा। इसको निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये जो गिवन आपकी इक्वेशंस है ना, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसकी x के नीचे अगर हम xy रख दें तो x कैंसिल हो जाएगा, 1/y रह जाएगा। इसी तरह y के नीचे अगर हम xy रख दें, y से y कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 1/x और 1/y बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी, राइट साइड पे डिवाइड होगी, बीच में हमारे पास इक्वालिटी का एक ही साइन आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास बनेगा x/xy प्लस y/xy। ठीक है, 36 और 248 है, तो लेफ्ट साइड को ही हम फर्दर सॉल्व करते हैं। y से y कैंसिल हो जाएगा, इसका x कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y ये बन जाता है हमारे पास। अब राइट साइड पे आपके पास देखिए, आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, 6/62, 9/62 या फिर 8/62। अब ये तो आपको कंफर्म है कि नीचे 62 ही आना है, ऊपर क्या आना है ये हम देखना चाह रहे हैं। तो इसको पूरा डिवाइड करना आपके लिए लाजमी नहीं है। आप यूँ देख लें कि 62 जब आया तो इसको किस नंबर पे डिवाइड करेंगे, पूरे नंबर पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शंस में यही 62 ही है। तो 8 को किस चीज़ पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप इसके यूनिट्स को कंपेयर कर लें, 8 को किस पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ज़ाहिर है 4 पे डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए 36 को भी 4 पे, 248 को भी हमने 4 पे डिवाइड किया तो 62 आ गया। लाजमी बात है 36 को भी हम 4 पे ही डिवाइड करेंगे। तो क्या आता है आंसर, 36 को 4 पे डिवाइड करें तो 9 आता है, 9/62, 9/62। ये हमारा फाइनल आंसर है। The average of 3 numbers is 87. The first number is 4 times the second number and 5 times the third number. What will be the difference between first and the third number? 3 नंबर हैं एक साथ लिखे हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, उन तीनों की जो एवरेज है वो 87 है। आगे वो कहता है जो पहला नंबर है ना, दूसरे का 4 गुना है और तीसरा जो नंबर है उसका 5 गुना ही है। मतलब यूँ समझें, ये हमारे पास पहला नंबर है, मैं इसको कह देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पहला नंबर, फिर आ जाएगा हमारे पास दूसरा नंबर, फिर आ जाएगा हमारे पास तीसरा नंबर। ठीक है, इनका वो कह रहा है एवरेज उसने कहा 87 है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इक्वल टू एवरेज। तो 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर 87 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा ये 261। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज़ का टोटल जो है वो 261 आ गया। अब तीनों वैल्यूज़ के लिए हम किस तरह वेरिएबल यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब वो कह रहा है जो फर्स्ट नंबर है ना, दूसरे नंबर का 4 गुना है। अब दूसरा नंबर ये वाला जो दरमियान वाला है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये है हमारे पास x। जो पहला नंबर है वो इसका 4 गुना है, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास फिर 4x। ओके, अब इसको देखते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि पहला नंबर तीसरे नंबर का 5 गुना है। ठीक है, अब तीसरे नंबर को मैं फ़िलहाल वक्ती तौर पे मैं y अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, वो कहना ये चाह रहा है कि जो y है, जो यही है ना 4x, ये y का 5 टाइम्स है, 5y के इक्वल है।
ओके, ये जो 4x है 5y के इक्वल है, तो मैं y की वैल्यू यहीं से निकाल लूँगा। तो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 4/5x, ये y की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 4x + x + 4/5 ऑफ x इज़ इक्वल टू 261। मैं इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में करता हूँ, ये फ्रैक्शन में है ना, सिंपल फॉर्म में करता हूँ। 5 को एलसीएम लेकर जब मैं इसको सीधा करूँगा, ये बन जाएगा हमारे पास 20x + 5x + 4x इज़ इक्वल टू 261। ठीक है, अब इसको हम प्लस करते हैं, बन जाता है हमारे पास 29x इज़ इक्वल टू 261। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 9। ठीक है, उसका क्वेश्चन ये है कि पहला और तीसरा नंबर, इन दोनों का फ़र्क बताएं। 20x में से हम 4x को निकाल देते हैं, कितना आता है 16x। x की वैल्यू हमारे पास है पड़ी यही 9 है ना, ये मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। 16 × 9 इज़ 144। ये हमारा फाइनल आंसर है। If 20% of an electricity bill is deducted, then rupees 100 is still to be paid. How much was the original bill? ओरिजिनल बिल जितना भी था उसका 20% निकाल दिया है, यानी कि अब 80% रह गया है। तो उसकी अमाउंट कितनी बनती है 100। टोटल बिल में से 20% निकाल दिया, तो हमें अभी भी 100 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। मतलब बाकी जो 80% रह गया उसकी जो वैल्यू है वो 100 है। अगर वो कह रहा है टोटल बिल कितना था, मतलब ये जो x है ना, x जिसका हमने 80% निकाला, वो x की एक्चुअल वैल्यू कितनी है ये हम निकाल लेते हैं। 80% का आपको पता है, ये 80% का मतलब होता है 80/100। तो मैं क्या करता हूँ, x इज़ इक्वल टू ये वाला 100 तो हमारा आ गया, ये 80/100 है, इस तरफ आएगा तो बन जाएगा 100/80। 80 के 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। 25 × 5 इज़ 125। ये x की वैल्यू है। फाइनल आंसर हमारा ये। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज़ 77। द फर्स्ट नंबर इज़ ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड नंबर इज़ ट्वाइस द थर्ड। फाइंड द फर्स्ट नंबर। 3 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 77 है। पहला नंबर दूसरे का 2 गुना है और जो दूसरा है वो तीसरे का 2 गुना। ठीक है, अब 3 नंबर्स हैं ना, इनमें से जो तीसरा है वो सबसे छोटा है। मैं तीसरे से स्टार्ट करता हूँ। जो तीसरा है उसका नाम x है, जो दूसरा है इससे पीछे वाला वो इससे 2 गुना है, यानी कि 2x है। जो अगला है पहला वाला वो इससे भी 2 गुना है, यानी कि 4x बन जाएगा। ये इन सब का एवरेज जो है वो 77 है, यानी कि डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इक्वल टू एवरेज होता है। तो एवरेज इनका 77 है। तो मैं इन सब का सम निकालना चाहूँ, सबका प्लस करके टोटल निकालना चाहूँ, तो किस तरह करेंगे, 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आकर ये 77 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा ये 231। 4x + 2x + x इज इक्वल टू 231 हो गया। इन सब को अगर हम प्लस कर दें 4x 2x और 1x को, ये बनेगा टोटल हमारे पास 7x इज इक्वल टू 231 हो गया। x की वैल्यू आती है 231/7 विच इज़ 33। ये x की वैल्यू आ गई। वो पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर कितना है, वो हमारे पास 4x है। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। 4x का मतलब है 33 का 4 टाइम्स। ये हम निकालते हैं, बनता है 132। 12 years ago, age of Ahmed was 3 times the age of Qadir. After 12 years, ratio of ages of Qadir to Ahmed will be 2:3. What is present age of Ahmed? 12 साल पहले अहमद, एज ऑफ अहमद वॉज 3 टाइम्स। अहमद की उम्र कदीर की उम्र से 3 गुना ज़्यादा थी 12 साल पहले। अब आज से 12 साल बाद की बात करें, 12 साल बाद जो है उनकी एजेस के दरमियान में रेशियो होगी 2:3। व्हाट इज़ द अभी करंटली अहमद की एज कितनी है, ये उसकी स्टेटमेंट है। हम उसकी तीनों स्टेटमेंट्स को, जो 2 स्टेटमेंट्स हैं उनको हम इक्वेशन में मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपने मेरे साथ रहना है। तो किस तरह करते हैं, पहली स्टेटमेंट है उसकी 12 years ago। अब 12 साल पहले की बात कर रहा है, तो जो अहमद है उसकी एज में से भी हम 12 माइनस कर देंगे, और जो कदीर है उसकी एज से भी हम 12 को माइनस कर देंगे।
ठीक है, ये दोनों की 12 साल पहले वाली एज बन गई। इसके बारे में वो कहता क्या है, अहमद की एज जो थी कदीर की एज से 3 गुना ज़्यादा थी, यानी कि कदीर की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो जाकर वो अहमद की 12 साल वाली एज के बराबर बनेगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन में हमें कहता है कि अब 12 साल के बाद, ठीक है, अब 12 साल बाद की बात हो रही है तो कदीर की एज में भी हम 12 प्लस कर देंगे और अहमद की एज में भी हम 12 प्लस कर देंगे। कह क्या रहा है, दोनों की एज में जो रेशो है, कदीर की एज और अहमद की एज में जो रेशो है वो 2:3 है। मतलब कदीर की एज और 12 साल बाद अहमद की एज, अहमद प्लस 12, इनकी जो रेशो है वो है 2:3। तो मतलब हम इसको इस तरह लेकर चलेंगे, जो रेशो होती है उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में करके लिख सकते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा ऐसे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 3³ + 36 = 2a + 24। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया। हम क्या करते हैं, उसने अहमद की एज पूछी है तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दें या यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दें, बात एक ही है। मैं इसी इक्वेशन में से क्यू की वैल्यू निकालता हूँ। किस तरह करेंगे, 3q यहीं पे रहेगा, 36 इस तरफ प्लस हो रहा है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2a + 24 - 36 आता है हमारे पास 2a - 12। 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 3। ये आ गई हमारे पास क्यू की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। ये हमारी क्यू की वैल्यू, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं अगर थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिखूँ, इसकी ये वाली जो साइड है इसको मैं अगर रिफॉर्म करके लिखूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ 3q - 3 × 12 कितना बनता है, 36। ये बन गया हमारे पास a - 12 = 3q - 36। इसमें q की जगह पे मैं q की ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। ये सेम इक्वेशन को मैंने रिफॉर्म किया है, a - 12 लेफ्ट साइड वैसे आ गई, 3q - 36 था तो q की जगह पे मैं q की ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ। 3 वैसे लिखा है, -36 भी वैसे लिखा है। q की वैल्यू कितनी है, 2a - 12/3, 2a - 12/3। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमारे पास बनता है 2a - 12 - 36 = a - 12। -12 और -36 ये बनता है -48, 2a के इक्वल आ गया। -12 है तो 2a इस तरफ आ जाएगा और ये -12 जो है ये इस तरफ चला जाएगा, ये -48 इस तरफ आ जाएगा और ये -12 ये जो 2a है ये इस तरफ आ जाएगा, सॉरी ये a इस तरफ आ जाएगा और -48 उस तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास a - 12 था। अब इसको रीअरेंज करते हैं, हमारे पास 2a पहले से है, ये वाला a इस तरफ आ गया, -a बन गया, -48 है उस तरफ चला जाएगा, प्लस का 48 बन जाएगा और -12 वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो कुल मिला के हमारे पास सिंप्लीफाई होके बनता है इस तरफ 36 और इस तरफ a बन जाता है। यही अहमद की एज उसने पूछी थी, 36 इज़ द राइट आंसर। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 11 एंड 36 विच आर डिवाइडेड बाय 5। 11 और 36 के दरमियान 5 पे तकसीम होने वाले जितने नंबर्स हैं उनका एवरेज लिखें। पहले हम उन नंबर्स को लिख लेते हैं, फिर उनका एवरेज भी निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले 11 के बाद अगला 5 पे डिवाइड होने वाला है 15, उससे अगला है 20, उससे अगला है 25, उससे अगला है 30, उससे अगला है 35, उससे अगला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने 11 और 36 के दरमियान वाले हैं। अब इनका हमने एवरेज निकालना है। इनका एवरेज निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत ही आसान है। जब इस तरह का कोई भी पैटर्न दिया हुआ हो आपको और हर दो नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस जो है, फ़र्क वो सेम आ रहा हो, तो उसका एवरेज निकालना बहुत ही आसान होता है। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करें, उसका बिल्कुल दरमियान वाला नंबर उठा लें। अगर उनकी तादाद है ऑड में तो 2 नंबर इस तरफ, 2 नंबर इस तरफ, दरमियान वाला जो नंबर है वही आपका एवरेज है।
अगर उनकी तादाद ऑड है ना तो दरमियान में एक ही नंबर रह जाएगा, राइट साइड भी उतने ही होंगे जितने लेफ्ट साइड पे होंगे, तो दरमियान वाला नंबर आपका एवरेज बन जाएगा। लेकिन अगर इनकी तादाद इवन में हो, जैसे कि ये 5 नंबर्स हैं ना, अगर यहाँ पे हमारे पास 6 होते तो दरमियान वाले में 2 नंबर उठा लेता, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास 10 भी एक्स्ट्रा होता तो मैं 25 और 20 इन दोनों को उठा लेता, इन दोनों का एवरेज निकाल लेता। 20 और 25 का एवरेज बनता है 22.5, ये मेरा एवरेज होता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 10 नहीं दिया गया, तो 25 ही हमारा यहाँ पे एवरेज बनेगा। आप इसको कैलकुलेट करके प्लस करके फिर 5 पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर यही 25 ही आएगा।